Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूणीय विकास को समझे थे। आज हम लोग एक बीजपत्री पौधे में कैसे भ्रूण का विकास होता है इसे समझेंगे। ये दोनों टॉपिक, चाहे एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का कैसे विकास होता है या द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का कैसे विकास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ लें तो ये दोनों, चाहे वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट या एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट, आप बुक पढ़ के देखिए, उसमें थोड़ा सा मटेरियल कॉम्प्लेक्स है, जटिल फॉर्म में है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम है। मैं उसको काफी आसान तरीके से ल्यूसिड फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे टॉपिक पर। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपको पिछला क्लास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट, द्विबीजपत्री में भ्रूण का कैसे विकास होता है, यदि समझ में आ गया होगा, उससे संबंधित सभी टर्म आपको याद होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये टर्म, ये टॉपिक भी समझ में आएगा। और यदि इसके उल्टा आपको यदि वो समझ में ना आया होगा, तो ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक उस टॉपिक से एकदम जुड़ा हुआ है। बहुत सारे टर्म हैं जो हूबहू जो वहां था वो यहां है। तो यदि किसी को ये समझ में ना आए तो पहले प्रीवियस क्लास को देखेगा, फिर इसको देखेगा, बात पूरी समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट, यानी एक बीजपत्री पौधे में, एक बीजपत्री पादप में भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूण का विकास। ठीक है, तो आपको याद हो तो निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या मिला था? हमें मिला था युग्मनज, या जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले यहां मैं दिखा रहा हूं, ये आपको मिला जाइगोट, या इसी को हम लोग युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ठीक है, ये कैसा था भाई? 2n था, यानी द्विगुणित। पिछले क्लास में भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आधारभूत रूप से सेम होता है, बेसिक बातें सेम होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर होता है, उसी को यहां देखा। तो देखिए डाइकॉट में डाइकॉट केस, यदि आपको द्विबीजपत्री पादप में भ्रूणीय विकास याद हो, तो वहां मैंने कहा था कि इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन, क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो क्लाजा इंडिक्योर, चलाजा इंडिक्योर जो कोशिका होती है उसे हम अग्रस्थ कोशिका या अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल कहते हैं, और जो माइक्रोपाइल की ओर होती है, बीजांड द्वार की ओर होती है, उसे हम आधार कोशिका, आधारीय कोशिका या बेसल सेल। तो आप सीधा नहीं घबराइए, इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि ये ऊपर वाला सीधा क्या है? क्लाजाइड है, और नीचे वाला क्या है? माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे
जैसे वहां होता था अनुप्रस्थ विभाजन, यहाँ भी अनुप्रस्थ विभाजन। हम कैसा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। पिछले क्लास में आपको समझाया था ये अनुप्रस्थ विभाजन क्या कहते हैं, ऐसे चाहिए। ठीक है, तो अनुप्रस्थ विभाजन आपको लगा कि तो एकदम से, लेकिन से वहां 2 सेल का निर्माण होता था, यहाँ पर 3 सेल का निर्माण। कितना सेल का निर्माण होता है? 3 सेल का निर्माण। ठीक है, तो वहां 2 सेल्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता था, यहां 3 सेल्ड स्ट्रक्चर या 3 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। वहां की तरह जो वहां पर क्लाजा इंडिक्योर था या चलाजा इंडिक्योर था, उसको क्या कहते थे? अग्रस्त कोशिका या अंतस्थ कोशिका, ऐसा कहा अग्रस्त कोशिका, या इसी को हम लोग टर्मिनल सेल कहते हैं, टर्मिनल सेल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला था उसको हम लोग आधारीय कोशिका या आधार कोशिका या बेसल सेल। ठीक है, ये ऐसा होगा। यहां पर ये तीसरा है जिसको हम लोग मध्यवर्ती कोशिका या मिडिल सेल का क्या कहेंगे? मिडिल सेल। फिर से जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कोशिकाओं से बनी एक संरचना का या भ्रूण का निर्माण होता है। जो चला जाए इनकी ओर, निभाग सिरे की ओर होता है, उसे हम टर्मिनल सेल या अग्रस्त कोशिका कहते हैं। जो बीजांड द्वार की ओर होता है उसे हम आधारीय कोशिका या बेसल सेल्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में है उसे हम मध्यवर्ती कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ 3 कैसे निर्माण हुआ? 2 बार डिवीजन होता तो 4 का निर्माण होना चाहिए। तो इसे यूं समझिए, देखिए बाय द वे ये जायगोट है, इसमें पहला बार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 2 कोशिका का निर्माण। दूसरा बार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, तो अब दूसरा बार जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है ये दोनों कोशिका में नहीं होता, बल्कि बाय द वे एक ऊपर वाला में ना होकर के नीचे वाला में होता। तो ये 3 से हुआ कि नहीं? 1 2 3। तो ऐसे ही ये 3 कोशिका का निर्माण होता है। ऐसा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर बस है, वहां पे 2 कोशिका का निर्माण होता था, यहाँ 3 कोशिका का निर्माण। तीनों कोशिकाओं को अंतर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए इसको ग्रीन कलर से रंग दे रहा हूं। ठीक है, ये ब्लैक कलर से इसको मैंने जो मिडिल सेल आ गया, जो भी लिखा होगा ब्लैक कलर मतलब मिडिल सेल से बना है, और जो ये टर्मिनल सेल है इसको रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अभी वहां यदि वहां याद रखें, देखिए कंपैरेटिव स्टडी करना है, कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा। वहां याद करें तो आधार की कोशिका था जो बेसल सेल्स था, उसमें लगातार कोशिका विभाजन होता था और 6 से 10 कोशिकाओं वाली एक संरचना का निर्माण होता था, जिसको हम सस्पेंसर सेल कहते थे। क्या कहते थे? सस्पेंसर सेल कहते थे। और वहां पर भ्रूण का निर्माण सस्पेंसर सेल से नहीं होता था, भ्रूण का निर्माण किससे होता था? टर्मिनल सेल से होता था, अग्रस्त कोशिका से होता था। यहां पर देखिए इसका उल्टा, यहां पर जो आधारीय कोशिका होती है वहां पर कोई विशेष विभाजन की क्रिया नहीं होती, ये ज्यादा फंक्शनल नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ा भोजन ग्रहण करके फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है, और इसमें कुछ विशेष विभाजन नहीं होता। ये जो यहाँ है मध्यवर्ती कोशिका मेन कार्य करती है, यहाँ पर ये मेन फंक्शनल होता है, और मध्यवर्ती कोशिका में कई बार विभाजन होता है, और विभाजन सब प्लेन में होगा, अनुप्रस्थ विभाजन भी होगा, अनुदैर्घ्य विभाजन भी होगा, पेरिक्लिनल भी होगा, माने सब प्लेन में होगा, और मास ऑफ सेल माने कोशिकाओं के समूह का निर्माण होगा, और वास्तव में मध्यवर्ती कोशिका ही पूरा का पूरा भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मध्यवर्ती कोशिका। जबकि डाइकॉट में कोई पूछे कि भ्रूण का निर्माण किससे होता था, तो टर्मिनल से या अग्रस्त कोशिका से होता था। अब यहां देखेंगे कि अग्रस्त कोशिका क्या बनाता है, तो बात
जो ये अग्रस्त कोशिका है इसमें भी विभाजन की क्रिया होगी और ये बनाएगा कॉटिलीडर। क्या बनाएगा? कॉटिलीडर, जिसको आप लोग बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र। तो याद रखना कि बीज पत्र का निर्माण किससे हो रहा है भाई? तो टर्मिनल सेल या अग्रस्त कोशिका से। भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है? तो मिडिल सेल से। ठीक है, तो यहां फिर बना रहा हूं। देखिए ये मान लीजिए ये बेसल से, अभी कहा ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। मेन डिवीजन कहाँ होता है? तो मेन डिवीजन मध्यवर्ती कोशिका या मिडिल सेल में होता है और यहाँ पे डिवीजन सब प्लेन में होता है। काफी कोशिकाएं ये काफी प्लेन में बट जाती है, काफी कोशिकाओं का एक समूह मिलता है, मास ऑफ सेल मिलता है और इसी से पूरे भ्रूण का मतलब है कि इसी मिडिल सेल से, मध्यवर्ती कोशिका से, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही मध्यवर्ती कोशिका है। इसमें कई बार कोशिका विभाजन होता है और किसका निर्माण होता है? तो इसी से प्रांकुर का या प्लीम्यूल का निर्माण, इसी से इपिकोटाइट, मैं इसमें लिखा, इसी से प्लीम्यूल या प्रांकुर का निर्माण होता है। सब टर्म लिखा हुआ है, जब आप नोट्स देखेंगे तो लिखा हुआ है ये प्लीम्यूल का निर्माण होता है या इपिकोटाइट, जिसको बीजोपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक कहते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया है इपिकोटाइट। उसके बाद रेडिकल का यानी मूलांकुर का, उसके बाद हाइपोकोटाइट यानी बीजपत्राधार हाइपोकोटाइट, और यहां तक कि सस्पेंसर, जिसको हम लोग क्या कहते थे? निलंबक। इन सब का निर्माण इसी मध्यवर्ती कोशिका में विभाजन से होता है। यानी इसमें परांकुर भी, बीजपत्रोपरिक भी, मूलांकुर भी, बीजपत्राधार भी और निलंबक भी, सब किससे बनता है? मध्यवर्ती कोशिका से। फिर देखिए ये जो अग्रस्त कोशिका है ये डिवाइड करता है और ये निर्माण करता है कॉटिलीडर। इसका निर्माण करेगा कॉटिलीडर का या बीज पत्र का। तो ये है अग्रस्त कोशिका, यानी अग्रस्त कोशिका में भी विभाजन की क्रिया होती है और क्या निर्माण करता है भाई? तो बीज पत्र का निर्माण करता है या कॉटिलीडर का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ये प्लीम्यूल का हिंदी मैंने बोला परांकुर, इसको बोला बीजपत्रोपरिक, रेडिकल मूलांकुर, बी हाइपोकोटाइट बीजपत्राधार, सस्पेंसर मतलब निलंबक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। जब इसमें ये विभाजन लगातार जारी रहता है तो भ्रूण कुछ इस टाइप का यहां दिखेगा। ये मध्यवर्ती कोशिका या मिडिल सेल में जब बार-बार विभाजन होता है तो भ्रूण लगभग ऐसा दिखता है। ऊपर वाला एक नुकीला सिला रहता है, पॉइंटेड एंड होता है और ये वाला भी पॉइंटेड एंड। जो ऊपर वाला जो ये नुकीला सिला होता है यहीं पर प्लीम्यूल, या मैं हिंदी में लिख रहा हूं परांकुर, या इसी को हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल, और नीचे वाले में मूलांकुर या रेडिकल होता है। ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो ये मूलांकुर और परांकुर होता है एक आवरण से ढका होता है। परांकुर भी एक आवरण से ढका हुआ रहता है और मूलांकुर भी एक आवरण से ढका हुआ रहता है। जो ये परांकुर जिस आवरण से कवर रहता है, जिस आवरण से ढका रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कोलियोपटाय। क्या नाम है? कोलियोपटाय, या हिंदी में कहते हैं परांकुर चोल। क्या नाम है? परांकुर चोल। इंग्लिश में कहते हैं कोलियोपटाय।
ठीक है, यानी प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय ए सीट दैट इज कॉल्ड कोलियोपटाइल या परांकुर चूल। और उसी तरीके से ये मूलांकुर भी एक कवर्ड रहता है जिस आवरण से, उसको हम कहते हैं मूलांकुर शोल या इंग्लिश में कहते हैं कोलियोराइजर। देखिए जो मैंने टर्म हिंदी इंग्लिश में लिखा है, देखिए कभी कभी जब आप एग्जाम देखेंगे किसी भी ईयर का क्वेश्चन देखिए तो वहां मूलांकुर चोल न लिख करके कोलियोराइजा को ही हिंदी में लिख देगा कोलियोराइजा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कोलियोराइजा याद रखना भी जरूरी है। अब आपको कोलियोराइजा याद नहीं, आपने शपथ ले लिया कि जब पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे, आपने याद रखा मूलांकुर चोल, ऑब्जेक्टिव में वहां हिंदी में लिख दिया, जैसे ऐसे लिख दिया कोलेराइजा। अब आपने रट्टा मारा है क्या, मूलांकुर चोल, और वहां हिंदी का एक क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ कोलेराइजा, तो आप तो मिस कर जाइएगा। इसलिए ये टर्म याद रखना, कोलियोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से ये जो नुकीला हिस्सा होता है इसको हम परांकुर कह रहे हैं, आवरण से ढका हुआ रहता है जिसको हम परांकुर चोल कहते हैं, इसको मूलांकुर कहते हैं, और जो ये आवरण से जुड़ा हुआ रहता है इसको हम मूलांकुर चोल। ठीक है, और ये भ्रूण लगभग ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये नीचे में देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये बेसल्स। ठीक है, और अभी आपको मैंने कहा था कि सस्पेंसर से या निलंबक का निर्माण भी इसी मध्यवर्ती कोशिका से होती है। तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल, इसको बोलते हैं सस्पेंसर या निलंबक। इससे निर्माण हो रहा है मध्यवर्ती कोशिका से। ठीक है, अब देखिए ये तो बेसल सेल का ऐसा हो गया, ये जो बीच वाला है मध्यवर्ती कोशिका ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये देखिए अग्रस्त कोशिका या टर्मिनल सेल कैसा, तो टर्मिनल सेल यहां से एकदम पेपर जैसा ऐसे संरचना बना, एक पेपर जैसा ऐसा संरचना बनाता है। इसी संरचना को हम कहते हैं कॉटिलीडर या बीज पत्र। वास्तव में कॉटिलीडर ने कहा कि इसके लिए एक स्पेशल टर्म आता है जिसको हम कहते हैं अस्कुटेलर। क्या कहते हैं, अस्कुटेलर। इसी को बीज पत्र या कॉटिलीडर। तो यहाँ पर एक मोनोकॉट में कॉटिलीडर को क्या कहते हैं, अस्कुटेलर। ठीक है, इसका निर्माण होता है। तो भ्रूण ऐसा दिखता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब भ्रूण अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। जब भ्रूण मैच्योर होगा माने पूरा भ्रूण परिपक्व हो गया, तो परिपक्व भ्रूण कुछ इस तरीके से दिखे। ये जो परिपक्व भ्रूण है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये ऊपर में है तो ये परांकुर चूर्ण है, इधर है मूलांकुर चूर्ण, यहाँ लिख दे रहा हूं परांकुर चूर्ण, इधर क्या हो गया मूलांकुर चूर्ण, मतलब कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा। ये क्या हो गया, तो ये है अस्कुटेलर। ठीक है, तो बीज पत्र जब भ्रूण है ये मैच्योर होकर के ये परिपक्व भ्रूण है। परिपक्व भ्रूण कुछ ऐसा दिखेगा। वहां पर याद देखिए परिपक्व भ्रूण कैसा दिखता था, टार्पीडो स्टेज। यहाँ पे भ्रूण ऐसा दिखता। एक दो टर्म यहाँ पे और पढ़ा, यहाँ पे याद रखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था। देखिए जो ये कॉटिलीडर या बीज पत्र भ्रूण से जहां जुटता है, तो आपको याद हो तो इस हिस्से को जहां ये जुटता है उसे हम कहते थे बीज पत्र गांठ। क्या कहते थे, बीज पत्रीय गांठ। हिंदी में इंग्लिश में कहते थे कॉटिलिडनरी नोड। क्या कहते थे, कॉटिलिडनरी नोड, जहां पर ये जुटता था।
कहते थे कॉटिलिनरी नोड, ठीक है। और याद हो तो मैंने आपको दो टर्म और इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार नोड, तो कहा था कि ये जो कॉटिलिनरी नोड होता है, तो कॉटिलिनरी नोड से और परांकुर के बीच में जो यहां ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं बीज पत्रोपरिक, या इंग्लिश में कहते हैं इपिकोटाइल, ठीक है। ये पिछले क्लास में भी मैं समझा चुका हूं। और उसी तरीके से कॉटिलिनरी नोड और इस रेडिकल के बीच में जो ये स्थान है इसको हम कहते हैं बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये फिर यहाँ ये भ्रूण परिपक्व भ्रूण ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये भ्रूण का ये विकास। अब ये जो ये परिपक्व भ्रूण का सीड के अंदर कैसा पोजीशन होता है, एक बीजपत्री कहां पे ये भ्रूण रहता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बीजपत्री का जैसे ही नाम आए तो सबसे अच्छा उदाहरण है मक्का का बीज, और मक्का का बीज का मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, लेबलिंग कर रहा हूँ। बाइक में आप मान लीजिए ये मेज सीड है, मान लीजिए कुछ ऐसा मेज सीड है। मेज सीड में एक बीच में एक लेयर होता है जिसको हम इपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लेयर है जो इस बीज को दो चैम्बर में बांट देता है। इस लेयर को हम कहते हैं इपिथेलियम। इपिथेलियम लेयर, इपिथेलियम स्तर, या दो चैम्बर में बांट देता है। एक बड़ा चैम्बर होता है, एक छोटा चैम्बर होता है, बड़ा कक्ष और छोटा कक्ष। ये जो बड़ा कक्ष होता है इसी में इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष रहता है, और जो हमारा भ्रूण है इसी छोटे चैम्बर में स्थित होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से ये भ्रूण बना देगा। ये हो गया, ये यहां से फिर से इस पर कवर है, इसको हम क्या कर रहे हैं? परांकुर चोर, परांकुर चोर, इसको कहते हैं मूलांकुर चोर। ये वाला क्या है? तो परांकुर है। ये क्या है? तो मूलांकुर है। आपको याद हो तो इसी परांकुर या प्रिम्यूल से पूरा तना तंत्र का निर्माण होता था, सुसिस्टम का, और इसी मूलांकुर से मूल तंत्र का या जड़ तंत्र का निर्माण होता था। और ये ऊपर में ये वाला क्या है? तो इसी को हम बीजपत्र कह दे या अस्पुटेलम कहते हैं। अब तो ये जो ऊपर वाला चैम्बर है ये वास्तव में यहाँ पे इंडोस्पर्म रहता है, इंडोस्पर्म भरा हुआ रहता है, भ्रूणकोश रहता है, और इसमें बाहर एक अस्तर पाया जाता है, इसको हम एरिलॉन लेयर कहते हैं। ये भी वास्तव में इंडोस्पर्म ही है, लेकिन ये क्या है? ये प्रोटीन रिच होता है। क्या है? प्रोटीन रिच होता है, इसको हम एरिलॉन लेयर कहते हैं, ठीक है। और ये 3N होता है, होगा ना, 3N रहेगा। और ये जो अंदर में जो रहता है यहाँ पे स्टार्च, ये वाला इंडोस्पर्म रहता है, वो स्टार्च ही रहता है। लगभग ऐसी समझना। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई भ्रूण का क्या पोजीशन होता है, तो ये छोटे वाले चैम्बर में देखिए ये भ्रूण रहता है, भ्रूणीय विकास। एक बात जो आपको याद रखनी है, डाइकॉट के केस में जो भोजन है वो बीज पत्र में संग्रहित होता है, और उससे आवश्यकता अनुसार भ्रूण जो है वो भोजन प्राप्त करता है। मोनोकॉट के केस में, एक बीजपत्री के केस में, चूंकि यह स्पुटेलम या बीजपत्र बहुत पतला होता है, पेपरी होता है, कागज के समान होता है, तो यहाँ पे कोई भोजन संरक्षित नहीं होता, भोजन स्टोरेज नहीं होता। तो कोई आपसे कह सकता है कि देखिए भाई ये पतला है, भोजन स्टोरेज होता नहीं है, इस स्पुटेलम का या बीजपत्र का इस भ्रूण में काम ही क्या है? कोई आपसे सवाल कर सकता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो यह स्टार्च है या इंडोस्पर्म है,
अगर इस एंडोस्पर्म को प्राप्त करना है, इससे भोजन प्राप्त करना है भ्रूण को, तो वास्तव में इस एंडोस्पर्म का जब डाइजेशन होता है किसी एंजाइम के द्वारा, किसी हार्मोन के द्वारा, किसी फेरोमोन के द्वारा, जब ये डाइजेशन होता है तो ये डाइजेस्टेड पार्ट जब यहाँ आता है तो वास्तव में वो भ्रूण तक इस स्कूटेलम या बीज पत्र के सहारे ही पहुंचता है। यानी ये स्कूटेलम एक मिडिल मैन के रूप में काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ से न्यूट्रिशन को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिस तरीके से डाइकॉट में बीज पत्र में भोजन संरक्षित रहता है और वो भोजन भ्रूण उससे प्राप्त करता है, तो यहाँ भी भोजन प्राप्त करने में यह स्कूटेलम या बीज पत्र मदद करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बीजपत्री पौधे में भ्रूणीय परिवर्तन या विकास था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस फिगर को कॉपी में बना लेना है। ठीक है, इस फिगर को कॉपी में बनाना है। अब देखिए, क्योंकि ऐसा फिगर किसी भी किताब में आपको उपलब्ध नहीं है। इधर जो आप जनरल एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़ा मटेरियल कॉम्प्लेक्स है जो आपको समझ में नहीं आएगी। काफी आसान फॉर्म में, काफी लूसिड फॉर्म में मैंने आपको बताया। फिर से देखिए, ये जाइगोट है। जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 3 कोशिका का निर्माण होता है। 3 कोशिका वाली संरचना का निर्माण होता है। जो निभाग सिरे की ओर या कलाजा की ओर जो कोशिका होती है उसे हम अग्रस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल कहते हैं। जो ये बीच वाला है इसको हम मध्यवर्ती कोशिका कहते हैं, और जो बीजांड द्वार की ओर होता है उसको हम आधारीय कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। यदि द्विबीजपत्री से तुलना करें तो वहां पर 2 ही कोशिका का निर्माण होता था। जो चलाजा की ओर या क्लाजा की ओर था उसको हम अग्रस्थ कोशिका कहते थे, और जो बीजांड द्वार की ओर होता था उसको आधारी कोशिका या बेसल सेल कहते थे। वहां याद करें तो ये आधारी कोशिका में ही कई बार डिवीजन होता था और जिससे निलंबक या सस्पेंसर का निर्माण होता था। और उसी निलंबक का सबसे आगे वाला जो बीजांड द्वार की ओर जो सेल रहता था वो फूल जाता था और चुस्कांक या हॉस्टेरिया का निर्माण करता था, और जो टर्मिनल सेल से चिपका हुआ रहता था वो हाइपोफाइसिस या अध्यस्फीतिका का निर्माण करता था। यहाँ पे आधारीय कोशिका या बेसल सेल का ज्यादा फंक्शन नहीं है, ज्यादा फंक्शनल नहीं होता। इसका यही है कि ये फूल जाता है, इसमें विभाजन नहीं है। यहाँ पर फूल करके ये न्यूट्रिशन प्राप्त करने का कार्य करता है। यहाँ पे जो सबसे फंक्शनल होता है, जो सबसे फंक्शनल होता है उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती कोशिका या मिडिल सेल। इसमें कई बार डिवीजन होता है, बार-बार डिवीजन होता है, सब प्लेन में डिवीजन होता है और एक मास ऑफ सेल के रूप में रहता है। और इसी मध्यवर्ती कोशिका से पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के हर भाग का निर्माण होता है, चाहे वो प्यूल हो यानी परांकुर हो, चाहे वो बीज पत्रोपरिक हो, इपिकोटाइल हो, चाहे वो मूलांकुर हो या हाइपोकोटाइल हो यानी बीज पत्राधार हो, यहाँ तक कि निलंबक का निर्माण भी मोनोकॉट के केस में इस मध्यवर्ती कोशिका से। ठीक है, और ये जो अग्रस्थ कोशिका है या टर्मिनल सेल है इसमें भी विभाजन होता है और ये बीज पत्र का या कॉटिलीडन का निर्माण करता है। एक बात याद रखना है कि मोनोकॉट के केस में ये जो बीज पत्र होता है काफी पतला होता है, उसे हम स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब ये विभाजन होता है तो भ्रूण लगभग इस अनुसार देखता है। देखिए, आगे वाला जो ये नुकीला सिरा होता है जहाँ पे परांकुर है, एक आवरण से ढका होता है जिसको हम परांकुर चोल या कोलियोकोटाइल कहते हैं। नीचे वाला भी जो ये नुकीला सिरा है जहाँ मूलांकुर है, ये भी एक आवरण से ढका रहता है जिसको हम मूलांकुर चोल कहते हैं या कोलियोराइजा। ठीक है, और इससे ये जो टर्मिनल सेल है इससे लगा हुआ ये बीज पत्र है, तो इसको हम बीज पत्र को एक स्पेशल टर्म है जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। और ये जहां से भ्रूण से चिपका हुआ रहता है इसको हम बीज पत्रीय गांठ या कॉटिलिनरी नोड कहते हैं। और इस नोड से और परांकुर के बीच वाला जो स्थान है इसको हम बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल कहते हैं। और इसी गांठ से या भ्रूणीय अक्ष से ये मूलांकुर के बीच का जो भाग है उसी को हम बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल। ठीक है, और यहाँ पे निलंबक, मैंने आपको कहा था कि किसी मध्यवर्ती कोशिका से देखिए निलंबक का निर्माण होता है और यहाँ पर ये बेसल सेल है। यहाँ पर क्या है, ये बेसल सेल। जब भ्रूण
आधारीय कोशिका। जब भ्रूण विकसित होता है तो वास्तव में ये आधारीय कोशिका और निलंबन डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब भ्रूण की संरचना लगभग ऐसी दिखती है। देखिए ये परांकुर चोर है, यहाँ से ये डीजेनरेट हो गया, भ्रूण लगभग ऐसा दिखता है। ये ऊपर वाला ये स्कूटेल। अब अगर कोई पूछते कि ये भ्रूण का बीज के अंदर पोजीशन कैसा होता है, तो देखिए मैंने मेज सीट से समझाया है कि अगर मेज सीट को देखें तो बीच में एक लेयर होता है जो इसको दो चैम्बर में बांट देता है। इस लेयर को एपिथेलियम लेयर कहते हैं। ऊपर में एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश रहता है और नीचे वाला जो छोटा चैम्बर है इसी में भ्रूण रहता है। ठीक है, और ये जो इंडोस्पर्म है इस बाहर में एक लेयर से घिरा रहता है जिसको हम एलियोनॉर लेयर कहते हैं। वास्तव में ये भी इंडोस्पर्म ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा। अब कोई आपसे पूछेगा कि स्कोटेलम चूंकि एक बीजपत्री पौधे में काफी पतला होता है, पेपरी होता है, तो उसका यूज क्या है? तो यूज ये है कि ये तो इसके अंदर तो भोजन संग्रहित नहीं होता, बीजपत्र में भोजन संग्रहित नहीं होता, लेकिन ये जब स्टार्च का डाइजेशन होता है, चाहे वो हार्मोन से हो, एंजाइम से हो, फेरोमोन से हो, कैसे भी जब डाइजेशन होता है तो डाइजेस्टेड मटेरियल इसी स्कोटेलम के सहारे भ्रूण को, ठीक है। तो ओवरऑल ये हुआ एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास। तो आप ध्यान से इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर ध्यान से पीछे वाले क्लास को जब आप रिपीट करके रिव्यू करके देखेंगे तो मैं समझता हूं आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में। थैंक यू। देखिए, हम मोनोकॉट सीट में एम्ब्रियो के पोजीशन को इस फिगर से भी समझ सकते हैं। इस फिगर में एम्ब्रियो के पोजीशन को दिखाया गया है और ये वास्तव में ये मोनोकॉट सीट का ग्राफिकल कह लीजिए या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस सीट को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले एंड में जहाँ रेडिकल लिखा हुआ है वहाँ एक आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, और ऊपर वाले एंड में जहाँ पर लिखा हुआ है सूट अपेक्स या प्ल्यूम्यूल कह लें तो उसके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं कोलियोपटाइल। आपको बार बार कह रहा हूँ, कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा दोनों मोनोकॉटिलेटस सीट का स्पेशल फीचर है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में दिखेगा, डाइकॉट में नहीं दिखेगा। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और जो ये कोलियोपोटाइल है या कोलियोराइजा है, कह रहा हूँ कि बार बार कि ये आउटर कवरिंग है जो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल को रेस्पेक्टिवली कवर किए हुए रहता है। और उसके ऊपर देखिए ये स्कूटेलम है। आपको बताया कि यहाँ कॉटिलोडन एक पेपरी स्ट्रक्चर के रूप में होता है जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। तो मेरे समझ से ये आपको पोजीशन समझ में आया होगा और इसे मैं एक और फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपैरेटिव स्टडी कर बता रहा हूँ आपको कि मोनोकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियो का पोजीशन रहता है और किस तरीके से डाइकोटिलिडनस सीड में पोजीशन रहता है। देखिए इस फिगर को ध्यान से, फिगर दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको भ्रूण का पोजीशन एकदम समझ में आना चाहिए कि भ्रूण किस पोजीशन में होता है। देखिए एक तरफ मेज सीड है जो मोनोकॉट का उदाहरण है और दूसरे तरफ बीन सीड है जो कि डाइकॉट का उदाहरण है। मोनोकॉट मतलब ओनली वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट और डाइकॉट मतलब टू कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये मोनोकॉट है एक तरफ डाइकॉट है। तो देखिए पहले मैं डाइकॉट पे बात कर रहा हूँ। डाइकॉट आपको याद हो तो डाइकॉट में कहा था, देखिए ये भ्रूण लास्ट स्टेज जब भ्रूण मैच्योर होता है तो देखिए भ्रूण जो है वो एम्ब्रियो है वो टारपीडो स्टेज में चलाता है। ये जो हरा वाला स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिए तो वो टारपीडो स्टेज में चलाता है। और देखिए भ्रूण का पोजीशन कैसे, ये दोनों कॉटिलिडन से, और देखिए भ्रूण के ऊपर में ये जो लिखा हुआ है कि जो ये टारपीडो स्टेज में आपने कहा, मैंने बताया था कि ऊपर में ये देखिए प्ल्यूम्यूल है और नीचे वाले पोजीशन में ये रेडिकल है और यहाँ हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और ये कॉटिलिडन, सब बात मैं समझा चुका हूँ।
ठीक है। आपको ये भी बताया था कि सीड का जो आउटर कवरिंग होता है वो 2 लेयर से टेस्टा और टेगमेन से ढका हुआ होता है, जिसको हम दोनों को मिला करके सीड कोट कहते हैं। और वास्तव में ये सीड कोट सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये पोजीशन एकदम याद रखना है कि डाइकॉट सीड में कैसा होता है। अब इसके उलट मोनोकॉट सीड में देखते हैं। मेज का ये है, अभी मैं जस्ट आपको समझाया हूँ कि देखिए 2 चैम्बर बन जाता है। ये ऊपर वाला जो है इंडोस्पर्म के रूप में, ये चैम्बर बड़ा है, और देखिए ये नीचे वाला जो है वो जहाँ पे भ्रूण है, भ्रूण एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जैसा मैं आपको बताया था। और इसी भ्रूण पे जो ये लंबा जैसा यह स्ट्रक्चर है, इसी पे कोलियोप्टेरॉइड और कोलियोराइजा रहता है, जो प्लूम्यूल और रेडिकल को ढके हुए रहता है। ठीक है। तो ये फिगर दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझ जाइए कि किस तरीके से भ्रूण का पोजीशन मोनोकॉट में होता है और किस तरीके से भ्रूण का पोजीशन डाइकॉट में होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसी फिगर को एक दूसरे फिगर से समझते हैं। देखिए एक तरफ बीन सीड है और दूसरी तरफ मोनोकॉट है। इसी मोनोकॉट को जब जैसा मैंने आपने अभी फिगर बनाया था कि 2 चैम्बर में ये इपिथेलियम वाला लेयर है जो बट जाता है, ऊपर वाले को इंडोस्पर्म कहते हैं मोनोकॉट में, और ये देखिए एम्ब्रियो का पोजीशन है जैसे अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। ये कॉटिलीडन है, कैसे हाइपोकोटाइल रहता है, इपिकोटाइल रहता है, ये सब आपको फिगर से याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे समझ से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और जो 2 टर्म जो विशेषकर याद रखना है, कोलियोप्टेराइड और कोलियोराइजा। कोलियोप्टेराइड क्या है? वो प्लूम्यूल का कवरिंग है इन केस ऑफ मोनोकॉट। कोलियोराइजा क्या है? तो रेडिकल का कवरिंग है। तो ये दोनों बात याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।